तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो पहले तो हम लोग समझ लेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, उसके बाद हम लोग एंगल ऑफ रिपोज के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए हम लोग पहले एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए एक प्लेन है, हम लोग पहले कंसीडर करते हैं एक प्लेन को। मान लीजिए एक प्लेन है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ब्लॉक को भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये ब्लॉक रखा हुआ है, मान लेते हैं। तो ब्लॉक को प्लेस कर दिए हम लोग इस प्लेन के ऊपर। तो अभी इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, टेंशन एक्ट करेंगे। तो उसके पहले हम लोग कंसीडर करते हैं इस ब्लॉक का मास m है। इस ब्लॉक का मास m है और इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इसका वेट को हम लोग यहाँ पर इसके मास के कारण इसके ऊपर वेट एक्ट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। तो ये हो गया इसका वेट जो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वो बराबर किसके साथ होगा, m इंटू जी। तो ये ब्लॉक का वेट इस प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इन रिटर्न में ये प्लेन भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगा जो कि ब्लॉक के ऊपर एक्ट करेगा और नॉर्मली एक्ट करेगा, प्लेन के साथ नॉर्मली एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी इसका ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी हम लोग ड्रॉ कर लिए और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से, जो कि काउंटर कर रहा है, इस वेट को काउंटर कर रहा है। अभी मान लेते हैं हम लोग इसके ऊपर एक टेंशन एक्ट कर रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर एक लिमिटिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो क्या है, एक लिमिटिंग फोर्स है। हम लोग मान लेते हैं इस ब्लॉक के ऊपर हम लोग एक लिमिटिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। इसको हम लोग टी से डिनोट कर रहे हैं, ये एक लिमिटिंग फोर्स है, लिमिटिंग फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो एट द सेम टाइम जैसे ही ये फोर्स एक्ट होना चालू करेगा, एट द सेम टाइम एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा जो कि पीछे की तरफ, ब्लॉक के पीछे की तरफ एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, मान लीजिए इसका फ्रिक्शनल फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इसके साथ, ताकि इसको काउंटर कर पाए। हम लोग ब्लॉक को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और इसको हम लोग नाम देते हैं Fs से, मान लीजिए Fs1। इसको हम लोग T1 नाम दे देते हैं, इसको हम लोग T1 नाम देते हैं और ये Fs1 हुआ। अभी देखिए एक्चुअली इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहा है, हम लोग देखेंगे तो दो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। एक्चुअल फोर्स जो कि इसका वेट है और दूसरा ये टेंशन जो हम लोग एक्ट करवा रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर, ये टेंशन जो है एक्ट कर रहा है ब्लॉक के ऊपर, ये दोनों एक्चुअल फोर्स जो एक्ट कर रहा है। और इसको काउंटर करने के लिए हम लोग क्या लिए है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को, और टेंशन को काउंटर करने के लिए हम लोग लिए है जो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड में। तो ये दोनों फोर्स का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालने जाएंगे, ये दोनों फोर्स का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालने जाएंगे, रिजल्टेंट जो रिएक्शन रहेगा, तो कैसे निकालेंगे वो हम लोग। तो इस वेक्टर के एरो के टिप से हम लोग क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर हम लोग यहां से ड्रॉ करने वाले हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और सिमिलरली यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स हो रहा है, यहां इसके भी टिप, एरो की टिप से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है वहां तक इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स इसका ये बन रहा है, हम लोग शो कर रहे हैं इसको ऐसे। अभी इसको R1 से हम लोग डिनोट करते हैं क्योंकि यहाँ पर T1 एक्ट हो रहा था, इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए Fs1 और रिजल्टेंट R1 एक्ट हो रहा है। तो अभी जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में, इसको हम लोग α1 से बोलते हैं, डिनोट करते हैं, और यही होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
यही होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अल्फा 1 यहाँ पर क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अल्फा क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ, जनरल हम बोल रहे हैं अल्फा, इस कंडीशन के लिए, इस फोर्स के लिए अल्फा 1 हम कंसिडर किए थे। फ्रिक्शनल फोर्स जो डेवलप हो रहा था उसको FS1 कंसिडर किए थे और रिजल्टेंट R1 को किए थे। तो हम एक जनरल एंगल कंसिडर कर रहे हैं अल्फा। अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको क्यों एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं ये हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, टेंशन जो एक्ट हो रहा था, जो लिमिटिंग फोर्स एक्ट हो रहा था, तो उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग थोड़ा बढ़ाने वाले हैं, उसका मैग्नीट्यूड को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। चलिए इसका मैग्नीट्यूड हम लोग बढ़ा दिए, यहाँ तक कर दिए, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग इस पोजीशन तक कर लिए और इसको नाम दे दिए T2। तो जैसे ही टेंशन बढ़ा, ये जो FS1 है, मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही पार्ट होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। तो अप्लाइड फोर्स बढ़ाने से स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी ये बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग अप्लाइड फोर्स जो है उसको बढ़ा दिए, तो ये भी बढ़ गया, मान लेते हैं ये बढ़ गया यहाँ तक। तो अभी ये नया फोर्स के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ उसको हम लोग बोलते हैं FS2। नया टेंशन के लिए फ्रिक्शनल फोर्स FS2 डेवलप हुआ। तो नॉर्मल में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि वेट इसका कांस्टेंट है, तो इसको काउंटर कर रहा था नॉर्मल, तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो अभी नया इस फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अगर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करने जाएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, सिमिलरली हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि इस नॉर्मल से जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं तक ही इसका रिजल्टेंट होगा। तो इस रिजल्टेंट को भी हम लोग दिखा देते हैं। तो यहाँ से हो रहा है रिजल्टेंट यहाँ तक, ये हो गया नया रिजल्टेंट, इसको हम लोग R2 से डिनोट करेंगे, R2। तो अभी जो नया एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में, वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है अल्फा 2। ये जो नया एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं अल्फा 2, इसको हम लोग डिनोट कर दिए अल्फा 2 से। तो हम लोग यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर टेंशन को बढ़ा रहे हैं तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो अपना लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी बढ़ रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, रिजल्टेंट में भी चेंज हो रहा है, और रिजल्टेंट के चेंज की वजह से एंगल में भी चेंज हो रहा है। मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शन की वजह से एंगल में चेंज हो रहा है। जब FS1 था तब एंगल था अल्फा 1, जब FS2 हो गया तब हो गया अल्फा 2। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, जो यहाँ पर एंगल को दिखाया जा रहा है अल्फा 1 ये तो अल्फा 2, इन जनरल हम बोल सकते हैं अल्फा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा बताने जाएंगे, इसको अगर डिफाइन करने जाएंगे तो हम लोग कुछ ऐसा बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, द एंगल अल्फा which the resultant R makes with the normal reaction N is called angle of friction, angle of friction। तो जो एंगल अल्फा है जो कि रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ बना रहा है, मतलब इस एंगल को बोल रहा है, जो कि रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ बना रहा है, उस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका रिलेशन क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के रिलेशन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए हम लोगों को ये पता है एफ एस जो होता है वो बराबर होता है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। यहाँ पर एफ एस क्या है, एफ एस यहाँ पर है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एफ एस यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्योंकि लिमिटिंग फोर्स लिए थे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये बराबर किसके साथ हो रहा है, ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ बराबर हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन होता है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग बोल सकते हैं म्यू एस इक्वल्स टू एफ एस बाई एन, ये हम लोग बता सकते हैं। अभी इस डायग्राम में देखिए एफ एस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये होगा आर साइन अल्फा, और एन को हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस अल्फा। क्यों, क्योंकि ये एंगल जो फॉर्मेशन हो रहा है उस कंपोनेंट के साथ हम लोग कॉस का टर्म लेते हैं, तो आर कॉस अल्फा, और जो रिमेनिंग एक कंपोनेंट है उसमें हम लोग आर साइन अल्फा का टर्म लगाते हैं। तो इसके जगह में हम लोग एफ एस के जगह में आर साइन अल्फा हम लोग लिखने वाले हैं आर साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा। तो यहाँ पर आर आर कैंसलेशन हो जाता है तो बच रहा है टेन अल्फा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से म्यू एस, इसके आगे हम लोग बोल सकते हैं म्यू एस इक्वल्स टू टेन अल्फा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is equals to tangent of angle of friction, tangent of angle of friction। ये हम लोग बोल सकते हैं। तो ये तो बात रहा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अभी एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं एंगल ऑफ रिपोज के लिए। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, पहले इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं एक प्लेन है, यहां पर कंसीडर कर ले एक प्लेन को हम लोग, और ये एक प्लेन हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, और दोनों इंक्लिनेशन का एंगल है थीटा, मान लेते हैं इसको। अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, एक ब्लॉक के इसके ऊपर रखने वाले हैं, एक ब्लॉक को हम लोग यहां पर रखने वाले हैं। एक ब्लॉक को हम लोग इसके ऊपर रखते हैं। देखिए इस ब्लॉक का भी मास हम लोग कंसीडर कर लेते हैं m। तो इस ब्लॉक के ऊपर भी एक वेट एक्ट हो रहा है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट होगा, इस ब्लॉक के ऊपर जो वेट एक्ट होगा, तो उसके लिए भी हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। इसके ऊपर जो वेट एक्ट हो रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रहा है, मान लेते हैं इसको वेट दिखा देते हैं, वेट इक्वल्स
इक्वल्स टू क्या होगा, ब्लॉक का मास है m, mg होगा। और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो इस प्लेन के साथ नॉर्मली एक्ट करेगा। मतलब देखिए ऐसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, इसको हम लोग n से डिनोट कर देते हैं। देखिए अभी सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पहले जैसे नहीं था। पहले में क्या हो रहा था, पहले में वेट और नॉर्मली दोनों सेम लाइन पे एक्ट कर रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन पर, अभी नहीं। तो इस सिचुएशन के लिए हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा दो कंपोनेंट इसका। तो दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तो यहाँ पर वेट का एक्ट करेगा और दूसरा कंपोनेंट यही वेट का एक जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। दोनों केस, एक यहाँ एक डाउनवर्ड से एक्ट कर रहा है प्लेन के और एक नॉर्मल के सीधा सीधी लाइन पे एक्ट कर रहा है जो कि नॉर्मल को काउंटर कर रहा है। देखिए ये एंगल थीटा हो रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल अगर क्यों थीटा हो रहा है आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए ये एक प्लेन है, इसको समझा देते हैं कि क्यों हो रहा है। एक ब्लॉक हम लोग कंसीडर करते हैं, फिर इस एंगल को समझाने के लिए हम कर रहे हैं ये। इसका एंगल ऑफ रिपोज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसको थीटा क्यों हो रहा है इसको समझाने के लिए हम कर रहे हैं केवल। देखिए ये ब्लॉक को हम प्लेस कर दिए, तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा था, थीटा। तो एक नॉर्मल जो वेट था इसका नॉर्मली एक्ट कर रहा था और जो नॉर्मल रिएक्शन था जो वेट था वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा था और नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के साथ नॉर्मली एक्ट कर रहा था। तो इसको हम n से डिनोट कर देते हैं, जैसा था पहले सिचुएशन वैसे ही कर रहा है, केवल इस पॉइंट को हम लोग इस वेक्टर का सिस्टम को हम लोग थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं और कुछ नहीं। तो वेट का वही काउंटर करने के लिए यहाँ पर वेट का दो कंपोनेंट रहेगा, एक तो नॉर्मल के साथ उसी लाइन पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे रहेगा और एक इस प्लेन के साथ पैरेलल में रहेगा। तो ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग दिखा देते हैं। अभी क्वेश्चन था इस एंगल, ये एंगल क्यों थीटा हो रहा है। तो देखिए इस वेट को अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ज्योमेट्रिकली हम बोल सकते हैं थीटा होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 हो रहा है, तो इस ट्राइंगल को अगर कंसीडर करेंगे, ये एंगल मेरा पता है थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा। देखिए ये एंगल अगर 90 होगा तो ये दोनों का समेशन, यहाँ पर ये वाला एंगल और इस एंगल का समेशन 90 होना चाहिए। तो हम लोग इस एंगल को ऐसे बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा। इस एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा। इस एंगल को 90 माइनस थीटा हम लोग बता सकते हैं इस एंगल को। अभी यहाँ पर ये जो वेट का जो ये कंपोनेंट है ये भी नॉर्मली एक्ट कर रहा है, तो ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो हमको अगर ये एंगल हमको पता है, ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है और ये टोटल है 90। तो इस एंगल को अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट को खोल देंगे तो 90 माइनस थीटा 90 माइनस 90 प्लस थीटा हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, थीटा हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये थीटा आ जाता है। तो इस एंगल को इसीलिए हम लोग थीटा बोल रहे हैं। तो चलिए इस डायग्राम में अभी तो हम लोग बात कर रहे थे ये एंगल थीटा हो गया। तो ये अगर थीटा हो गया तो इस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू कॉस थीटा, और इस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू साइन थीटा। तो हम लोग बात कर रहे हैं ये बॉडी जब जस्ट स्लाइड होने वाला है, जस्ट स्लाइड होने वाला है, मतलब देखिए ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो रहेगा, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसको बढ़ा दें, पहले इस पोजीशन पे था एंगल तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा था, अभी मैं क्या इस इंक्लिनेशन को थोड़ा बढ़ा दिया तो ऑब्जेक्ट तभी भी स्लाइड नहीं कर रहा, और थोड़ा सा हम लोग बढ़ा दिए तो देखिए कि ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड होने वाला है, ऐसा ही तो होगा। तो उस कंडीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करने वाला है। तो यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाएगा जो कि हम लोग एफ एस से दिखाने वाले हैं,
एफ एस से दिखाने वाला है इस फ्रिक्शनल फोर्स को। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो ये काउंटर करेगा किसको? W साइन थीटा को। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर जो एफ एस हो रहा है वो W साइन थीटा के बराबर होगा, और जो नॉर्मल हो रहा है वो किसके बराबर होगा? W कॉस थीटा के बराबर होगा, W कॉस थीटा के बराबर होगा। तो देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग इंक्लिनेशन को बढ़ा रहे हैं, मतलब थीटा को जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं, थीटा का वैल्यू हम लोग जैसे बढ़ा रहे हैं, उस टाइम में क्या होगा, ये जो कंपोनेंट है, ये साइन थीटा, W साइन थीटा जो कंपोनेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है एंगल बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। और W कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होता है? वो कम होता है। W कॉस थीटा का वैल्यू कम होता है, तो ये कंपोनेंट कम हो रहा है और ये कंपोनेंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम को अगर देखेंगे तो एफ एस जो है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? W साइन थीटा हम लोग बोल सकते हैं इस एफ एस को। चलिए एफ एस की जगह में हम लोग लिख लेते हैं, फिर एफ एस इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं, एफ एस इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं W साइन थीटा, ठीक है ना। और हम लोगों को पता क्या है, एफ एस बराबर होता है म्यू एस एन के साथ। तो यहां से हम लोग एफ एस के जगह में म्यू एस एन भी लिख सकते हैं, W साइन थीटा जैसा था वैसा रख दिए। अभी एन के जगह में एन किसके साथ बराबर है? W कॉस थीटा के साथ बराबर है, हम लोग को पता है। तो एन के जगह में हम लोग लिख दिए W कॉस थीटा, और ये हो गया जैसा था, W साइन थीटा जैसा था वैसे ही रख दिए। तो देखिए ये जो कंपोनेंट है, मतलब एफ एस जो कंपोनेंट है, ये इस ऑब्जेक्ट को इस जगह पे होल्ड करके रखने का कोशिश कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। और ये जो कंपोनेंट है ये ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाने का कोशिश कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाने का कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों जब बैलेंस होगा, एकदम सेम होगा दोनों एंगल, मतलब एंगल को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है? इसका वैल्यू, इस कंपोनेंट का वैल्यू बढ़ रहा है और इस कंपोनेंट का वैल्यू घट रहा है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो इस टोटल कंपोनेंट का वैल्यू बढ़ रहा है और ये टोटल कंपोनेंट का वैल्यू घट रहा है। तो कोई एक ऐसा टाइम आएगा, एट सर्टेन टाइम दोनों कंपोनेंट सेम होगा, मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड होगा। उस टाइम में ऑब्जेक्ट अपने जगह में रहेगा, अपना जो पोजीशन है उसी को मेंटेन रहेगा। पर उससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हम लोग अगर थीटा को बढ़ाए तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट उस टाइम में घट जाएगा, जो इसको होल्ड करके रख रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस कंपोनेंट। W साइन थीटा के कंपेयर में इस कंपोनेंट का जो वैल्यू है, मतलब ये कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो घट जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो ये कंपोनेंट अगर कम हो गया और ये कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा तो इस कंपोनेंट के वजह से क्या होगा, ये डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना चालू हो जाएगा, ये ब्लॉक स्लाइड करना चालू हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चल रहा है? तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं इस कंडीशन को, द ऑब्जेक्ट जस्ट एट द पॉइंट ऑफ, या तो बोल सकते हैं द ब्लॉक इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइड। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं द ब्लॉक is just at the point of sliding. स्लाइड नहीं हुआ अभी तक, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, मतलब लिमिट पे है। द ब्लॉक इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, मतलब ब्लॉक नीचे जाने वाला है, स्लाइड करने वाला है। अगर एंगल को हम लोग इससे थोड़ा भी ज्यादा बढ़ाए तो ये कंपोनेंट ज्यादा बढ़ जाएगा और ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। तो यहां से हम लोगों को एंगल ऑफ रिपोज के बारे में भी समझ में आ गया। तो यही एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोज, जिस एंगल पे ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होता है। तो डेफिनेशन से भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला है डेफिनेशन में। डेफिनेशन में बता रहा है क्या,
द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मतलब बात कर रहे हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के बारे में, मतलब इस एंगल के बारे में बात चल रहा है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, इस प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी थीटा, सच दैट द बॉडी इज रेस्टिंग ऑन द प्लेन। एंगल कुछ ऐसा है कि बॉडी रेस्ट कर रहा है प्लेन के ऊपर, इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड, जस्ट वो पॉइंट में है स्लाइड करने के लिए, अंडर द एक्शन ऑफ इज ओन वेट, अपने वेट के वजह से ये जस्ट, वेट का ही कंपोनेंट है ये डब्ल्यू साइन थीटा, अपने वेट के वजह से ये जस्ट स्लाइड करने वाला है, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। मतलब जो एंगल पे ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला है इस इंक्लाइंड प्लेन से अपने वेट के वजह से, तो उसी एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रिपोज। उसी एंगल को हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। अभी चलिए एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में कुछ रिलेशन है, हम लोग उसको भी स्टडी कर लेते हैं। क्या रिलेशन है? देखिए, हम लोग क्या बोल सकते हैं, म्यू एस हम लोग को यहां से पता है, म्यू एस इक्वल्स टू एफ एस बाई एन, ये हम लोगों को पता है। अभी एफ एस को अगर हम लोग यहां पर कंसिडर करने जाएंगे, ठीक है ना, तो एफ एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एस को हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, डब्ल्यू साइन थीटा लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखने वाले हैं डब्ल्यू साइन थीटा। चलिए, और एन के जगह में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डब्ल्यू कॉस थीटा, तो लिख दिए डब्ल्यू कॉस थीटा। तो देखिए ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डब्ल्यू कैंसिल अप हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी टेन थीटा। तो म्यू एस यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, टेन थीटा। इसको मान लीजिए हम लोग इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो और हम लोगों को क्या पता था प्रीवियसली, जब हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, तब हम लोग यहाँ पर देखे थे म्यू एस इक्वल्स टू टेन अल्फा होता है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों से हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, दोनों ही म्यू एस के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इसके आगे हम लोग चल के बोल सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू थीटा, मतलब यहां पर अल्फा क्या है, यहां पर अल्फा एंगल ऑफ रिपोज है, तो हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्टली एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये हम लोग बता सकते हैं।